बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन, जो कि बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आता है कि डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। डिस्कस द फैक्टर विच इफेक्ट होम्योस्टेसिस। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि होम्योस्टेसिस पे इफेक्ट करते हैं। डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट्स। फीडबैक मैकेनिज्म और इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसमें काम कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस में। डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन मेंटेन ऑफ द होम्योस्टेसिस विद एग्जांपल। मतलब होम्योस्टेसिस का कौन सा रोल होता है बॉडी को, फीडबैक मैकेनिज्म का कौन सा रोल होता है बॉडी को होम्योस्टेसिस में लेके आने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस इसे कहते हैं कि अपने बॉडी को इंटरनली बैलेंस रखना। यानी सिंपली इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिंपल अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो हम सिर्फ टेम्परेचर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इसी टेम्परेचर के एग्जाम्पल पे ये सारा यूनिट कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल पे पढ़ेंगे ना हम, तो सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और ये टेम्परेचर बिल्कुल इजी है, हर एक बंदा समझ सकता है। तो होम्योस्टेसिस ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब होम्योस्टेसिस उसे कहते हैं कि कोई स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट हो, यानी आपके बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनली फंक्शन हो रहे हैं उनको मेंटेन रखना। अगर उनमें से कोई ऊंच नीच हो जाती है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन आ जाते हैं, तो ये होम्योस्टेसिस एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू ये उस अपने बॉडी के फंक्शन को मेंटेन रखता है। अब ये कैसे मेंटेन रखता है ये आगे पढ़ते हैं। तो होम्योस्टेसिस इज अ बैलेंस एक्ट दैट कैन बी थ्रोन आउट द वेक बाय इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। जैसे मैंने पहले कहा कि होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेन रखता है। जैसे पहली फिगर में आप देख रहे हैं कि एक बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ये मेंटेन है, यानी ये एक बैलेंस में खड़ा है, ठीक है। तो दूसरा बंदा क्या है, वो बैलेंस में नहीं है, एक साइड से वो नीचे और एक साइड से ऊपर है, ये इनबैलेंस है, सही है। तो थर्ड फिगर में भी ये कह रहा है कि ये बंदा एक नीचे गिरा पड़ा हुआ है, तो ये भी सिस्टम में मतलब बैलेंस में नहीं है। इफ़ द सिस्टम कैन नॉट रिस्टोर बैलेंस इट कैन लीड टू डेथ। सिंपली हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर का। जैसे टेम्परेचर है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस गर्मी की वजह से आपको पसीना आता है, ठीक है। ये पसीना बिल्कुल आपका होम्योस्टेसिस, ये फीडबैक मैकेनिज्म, ये जिसके थ्रू आपको ये पसीना आ रहा है। अब ये पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक गर्माइश पैदा हो रही है ना। गर्माइश पैदा होने की वजह से आपका टेम्परेचर हाई होता है। जो कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन स्किन को मैसेज देता है कि आप जो है ना अपने वो सीक्रेट करो, स्वीट सीट क्रिएट करो। स्वीट ग्लैंड से जो कि हमारे स्किन के डर्मिस लेयर में होते हैं, जो कि स्वीट पसीने को सीक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर जब हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तो ये पसीना हमारे बॉडी से, हमारी स्किन से बाहर निकलता है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। 37 38 हो जाता है, तो ये उसको कम करके 37 पे लेके आ जाता है, सही है। तो ये सिंपल इसका एग्जांपल था। लास्ट में कह रहा है कि इफ़ द सिस्टम कैन नॉट रिस्टोर बैलेंस इट कैन लीड टू डेथ। मगर अगर आपका सिस्टम, मतलब अगर आपका पसीना खारिज नहीं हो रहा और आप समझ रहे हैं कि मुझे ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ज़्यादा ज़्यादा गर्मी जब बढ़ जाएगी तो ये बॉडी के इफ़ेक्ट करेगा। कैसे बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा, जब आपकी बॉडी पूरी हीट हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहेगा। और जब ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए होम्योस्टेसिस, ये भी एक बंदा नीचे और 2-3 ऊपर हैं, तो ये भी बैलेंस में सिस्टम नहीं है। तो अभी उसके डेफिनेशन पे आते हैं। होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स सेमनेस, बिल्कुल सेम। स्टेसिस मीन स्टेडिंग स्टिल। होम्योस्टेसिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस इन द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी को हम इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में रखते हैं, यानी बोथ साइड सेम होती है। मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस में रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ड्यू टू द
due to the ceaseless interplay of the body's many regulatory process। यानी ceaseless कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल में आपकी चेंजेस आ गई। ये चेंजेस क्यों आई? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोसेस है ना, वो उनमें इंटरप्ले यानी ऊपर नीचे आने की वजह से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका होम्योस्टेसिस इम्बेलेंस होता है, फिर बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है, फिर आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस पे आ जाती है, यानी एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस में आ जाती है। होम्योस्टेसिस एज ए डायनामिक कंडीशन। अब डायनामिक किसे कहते हैं? डायनामिक हम उसे कहते हैं ऐसी कंडीशन जो चेंज हो रही हो, उसे क्या कहते हैं? डायनामिक कहते हैं। यानी होम्योस्टेसिस भी बिल्कुल चेंज होता रहता है। कभी आपको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जब ठंड लग रही होती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कभी आपका बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी शुगर हाई हाई हो जाती है। तो ये होम्योस्टेसिस जो है ना, ये डायनामिक कंडीशन है, मतलब डायनामिक ये होता रहता है, सही है। इट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन, ये तभी रिस्पॉन्स करता है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई कंडीशन चेंज हो जाती है। द बॉडी इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट अमंग पॉइंट्स इन द नैरो रेंज दैट इज कैपेबल विथ मेंटेन लाइफ। मतलब ये कह रहा है कि ये आपके बॉडी को एक नैरो रेंज तक ही मेंटेन कर सकता है, सही है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मली हाई हुआ है, वो आपके पसीने के ज़रिए से, आपके स्वेट के ज़रिए से मतलब मेंटेन हो रहा है तो सही है। अगर ये मेंटेन नहीं हो रहा तो आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये नैरो रेंज पे काम कर रहा है, एक महदूद मुद्दत के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मतलब वो आ रहा है कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मेरा पसीना आ रहा है, मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपको मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड नॉर्मली स्टे बिटवीन 70 एंड 110 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ये कह रहा है कि अगर आपके बॉडी के अंदर 100 ml ब्लड है, 100 मिलीलीटर ब्लड है, तो इसमें आपका जो ग्लूकोज लेवल होगा वो 70 से लेके 110 मिलीग्राम तक होगा। अगर इनसे बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है, आपकी शुगर सॉरी बढ़ जाएगी। अगर इनसे कम होगा तो आपकी शुगर लो हो जाएगी, ठीक है। तो ईट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सेलुलर लेवल टू द सिस्टमिक लेवल कंट्रीब्यूट इन सम वे टू कीपिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विद नॉर्मल लिमिट। ये कह रहा है कि आपका हर एक ईच स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलर लेवल, मतलब हर एक स्ट्रक्चर आपकी, जिसमें आपके सेल और टिश्यू या फिर ऑर्गन आ जाते हैं, हर एक सिस्टम आपका, आपके सिस्टम की यही कोशिश होती है, ऑर्गन की यही कोशिश होती है कि आपके बॉडी का जो इंटरनली इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ है, अब उसको नॉर्मल रेंज पे लेके आएँ, ताकि आपके बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो प्रॉपर्ली काम कर सकें, सही है। तो मज़ीद इसकी दूसरी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेन, एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटेन कर रहा होता है, किस चीज़ को मेंटेन कर रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है, किसको? स्टेबल एनवायरनमेंट को। स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके इंटरनली जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन भी कर रहा है, उसको कंट्रोल भी कर रहा है और उसको स्टेबल भी कर रहा हो, तो उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस मस्ट बी मेंटेन फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड टू सस्टेन लाइफ। जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन मस्ट बी मेंटेन बाय नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ये आपके जो होम्योस्टेसिस है वो आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन से भी मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मतलब एक हेल्दी, ऐसा कहें कि आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। होम्योस्टेसिक इम्बैलेंस है अ डिस्टर्बेशन इन होम्योस्टेसिस रिजल्टिंग इन डिजीज़। अगर आपके होम्योस्टेसिस में कोई इम्बैलेंस आ जाता है, मतलब आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी कि आप ये समझ लें आपका जो बीपी है वो हर वक्त हाई रहता है, तो ये एक डिस्टर्बेंस है होम्योस्टेसिस में, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है और आपको और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। अब आते हैं इसके नॉर्मल प्रोसेस पे, जिस अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें समझने की है। तो यहाँ देखें फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट पॉइंट है, स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंज इन वेरिएबल। सही है, यहाँ पे स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अब ये 2 लाइन जो पड़ी हुई है, इस एक पे लिखा हुआ है इम्बैलेंस और एक पे लिखा हुआ है वेरिएबल। यानी आपके बॉडी के अंदर कभी भी चेंजेस आ गए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके टेम्परेचर हाई हो गया 37 डिग्री से, तो क्या होगा, स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा, चेंज इन वेरिएबल, जो कि कहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आई है, कोई वेरिएबल आई है, सही है। तो चेंज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर, आपके पूरे जिस्म में, पूरे स्किन में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और वो रिसेप्टर्स आपकी जो चेंज हुई है ना उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मसला हुआ है, सही है। फिर वो रिसेप्टर ब्रेन को मैसेज देते हैं, क्या मेरे ब्रेन को मैसेज इनपुट देते हैं, इनपुट इंफॉर्मेशन सेंड अलोंग अफेक्ट पैथवे टू, मतलब वही मैसेज ब्रेन को देते हैं कि बॉडी की जो नॉर्मल इंटरनल इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है कि वहाँ के टेम्परेचर बढ़ गया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो अब सेंटर कंट्रोल सेंटर, मतलब ब्रेन, कंट्रोल सेंटर ब्रेन को कहते हैं। अब ब्रेन क्या कहेगा, ब्रेन उसको आउटपुट देगा, फीडबैक देगा। आउटपुट में क्या 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 कहेगा, इंफॉर्मेशन सेंड अलोंग इफरेंट पैथवे टू, मतलब अब ब्रेन उसको मैसेज देगा जिसको हम इफेक्टर कहते हैं, सही है। वो इफेक्टर क्या कहेगा, इफेक्टर का क्या फंक्शन होगा, रिस्पांस तो इफेक्टर फीडबैक, अब वो आके रिस्पांस देगा एज अ फीडबैक का, तो इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टिमुलस एंड रिटर्न वेरिएबल टू द होम्योस्टेसिस, मतलब उसी जो रिसेप्टर्स थे जिन्होंने मैसेज किया, अब उन रिसेप्टर्स के ऊपर ये अपना काम करेगा। और काम कैसे करेगा कि ये स्किन को, यानी आपके स्किन के डर्मिस लेयर में जो स्वीट ग्लैंड होते हैं उसको ये एक्टिव करेगा, और उसको ऑर्डर देगा कि भाई आप स्वीट सीक्रेट करें, पसीना खारिज करें, जिसकी वजह से बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ गया था वो अभी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, सही है। अब आते हैं फैक्टर, वो कौन से फैक्टर हैं जो होम्योस्टेसिस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपकी होम्योस्टेसिस, यानी जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है उस फूड की ब्रेकडाउन होती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है, जो आपने खाना खाया उसकी ब्रेकडाउन होती है। उस ब्रेकडाउन के लिए आपको एनर्जी की नीड होती है, और इस एनर्जी के लिए आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो भी हाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है, constantly taking place inside the body as a result of unwanted chemicals are produced। अगर आप बार बार ये काम करते रहेंगे तो आपके बॉडी के अंदर एक कंस्टेंटली मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो मतलब ज़्यादातर जो है ना हाई रहेगा। फिर आपके जो इंटरनली फंक्शन है वो नॉर्मली आपके अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है इंटरनल इन्वायरमेंट। Internal environment are the condition in which organism live may vary greatly even a brief period। मतलब इसमें ये कह रहा है कि आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, या फिर वो कंडीशन है जिसमें एक बंदा रह रहा है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो कंडीशंस आ रही हैं वो उसको अपने ऊपर जो है ना कुछ शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहा है, फिर उनको फेस कर रहा है। जैसे टेम्परेचर है नीचे, एसिडिटी है, सॉल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर इन विच एन ऑर्गेनिज्म मस्ट एडजस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मतलब एक ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों से फेस करता है सर्वाइव करने के लिए। जैसे टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर आ गया बॉडी के अंदर तो उसको अब कैसे मेंटेन करना है। एसिडिटी आ गई, अब अगर आपके बॉडी के अंदर जो है ना पीएच बढ़ गया, आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिड हो गया, सॉल्ट हो गई, वाटर हो गया, तो इसको किस तरह मेंटेन करना है, ये भी एक होम्योस्टेसिस के फैक्टर्स में आता है। टू मेजर सिस्टम इन्वॉल्व। अब इस होम्योस्टेसिस में दो मेजर सिस्टम इन्वॉल्व हैं जो कि आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। एक है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन का सिस्टम है, और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज होते हैं। जब आपके बॉडी के अंदर ऊपर नीचे हो जाता है होम्योस्टेसिस तो हार्मोन रिलीज होते हैं, और उस हार्मोन की वजह से आपका जो इंटरनली सिस्टम जो एबनॉर्मल हो गया था वो नॉर्मल हो जाता है। ये कैसे होगा उसमें हम आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट होमोस्टेसिस बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल नोन एज अ नर्व इम्पल्सेस। मतलब ये नर्वस सिस्टम किस तरह होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है कि ये एक सिग्नल सेंड करता है।
कहाँ पे सिग्नल सेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको पसीना आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है 37 सेंटीग्रेड से, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये मैसेज ब्रेन को जाएगा, फिर ब्रेन मैसेज देगा स्किन को कि भाई पसीना सीक्रेट करो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये वहाँ से सिग्नल आया, फिर ये इस सिग्नल के थ्रू ये सारा काम हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, हम एक्शन पोटेंशियल्स कहते हैं। तो ऑर्गन डेट कैन कनेक्ट डेविएशन फ्रॉम द बैलेंस स्टेट, मतलब आपकी जो बैलेंस स्टेट थी जो एबनॉर्मल हो गई थी उसको नॉर्मल की तरफ लेके आना। अब आते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या कहते हैं, द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड मेनी ग्लैंड दैट सीक्रेट मैसेंजर मॉलिक्यूल कॉल्ड हार्मोन टू द इनटू द ब्लड। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड आ जाते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और उन्हीं हार्मोन की मदद से, जो कि हार्मोन ब्लड में सीक्रेट होते हैं, फिर उन्हीं हार्मोन की वजह से आपका जो इंटरनली इन्वायरमेंट इनबैलेंस हुआ था वो बैलेंस हो जाता है। नर्व इम्पल्स टिपिकली काज रैपिड चेंजेस बट हार्मोन यूजुअली वर्क मोर स्लोली। इसमें कह रहा है कि आपका जो ब्रेन है, नर्व है, वो ज़्यादा काम करती हैं, बिल्कुल फास्ट काम करती हैं, तेज़, और जो हार्मोन होते हैं वो स्लो काम करते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपका हाथ किसी आग पे लग गया या किसी गर्म चीज़ पे लगा तो आप उसी वक़्त उसे, मतलब जल्दी जो है ना, आप दूर से दूर हो जाएँगे, सही है? एक रैपिड एक्शन होता है, जल्दी हो जाता है। तो ये आपका किस में आता है? नर्वस सिस्टम में आता है। तो इसी तरह अगर आपको गर्मी होगी तो उसी वक़्त अचानक पसीना नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा उस पसीने को सीक्रेट करने, सॉरी, इसमें पसीने को सीक्रेट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल बन रहा है ये भी सिंपली नर्वस सिस्टम का ही बन रहा है, सही है? तो एंडोक्राइन का एग्जाम्पल ये बनेगा कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जाम्पल आता है। बाकी पसीने वाला ये भी आपका जो है ना ब्रेन में ही आता है। Both means of regulation however work toward the same is usually through negative feedback। मतलब ये कह रहा है कि दोनों काम कर रहे हैं, मतलब दोनों अपनी जगह काम कर रहे हैं, दोनों का मकसद एक ही है कि बॉडी के अंदर जो इंटरनली इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो इम्बेलेंस होगा तो उसको बैलेंस करना है। लेकिन मेन जो चीज़ है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि नर्वस सिस्टम जल्दी काम करता है, रैपिड एक्शन करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा लेट करता है। अब आते हैं फीडबैक सिस्टम पे। फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि फीडबैक सिस्टम की भी एक साइकिल होती है। वो कैसे होती है? अ फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप इज अ साइकिल ऑफ इवेंट इन विच स्टेट ऑफ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, evaluated, चेंज, रीमेंटेन्ड और री एवेल्युएटेड एंड सो ऑन। मतलब ये कह रहा है कि फीडबैक लूप एक साइकिल है, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? एक साइकिल है। कैसे साइकिल है? जैसे आपके बॉडी के अंदर कुछ भी हो गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, मैं बार बार टेम्परेचर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक ही एग्जाम्पल को पढ़ेंगे ना तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ गया, सही है, 37 से टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपके स्किन वाले रिसेप्टर ब्रेन को मैसेज देंगे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। फिर ब्रेन स्किन को मैसेज देगा कि भाई स्वीट ग्लैंड से पसीना खारिज करो कि बॉडी का जो है मैकेनिज्म मेंटेन रहे, ठीक है? तो ये जो साइकिल हुई, इफेक्टर ब्रेन आ गया, फिर रिसेप्टर ब्रेन और इफेक्टर आ गया, ये तीनों चीज़ आपस में मिल रही हैं, एक साइकिल बना रही हैं। फिर टेम्परेचर मेंटेन होगा, फिर टेम्परेचर निकलेगा, फिर ये ब्रेन को मैसेज देंगे, फिर ब्रेन मैसेज देगा कि आप पसीना खारिज करो। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म, एक साइकिल है, जो उसको एक्शन मिल रहा है वो वापस अपना जो है ना फीडबैक दे रहा है। तो इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ईच मॉनिटर्ड वेरिएबल, मॉनिटर मतलब हर एक वो चीज़ जो डिटेक्ट की गई हो चेंजेस के थ्रू, मतलब मॉनिटर कहते हैं वो चीज़ जो डिटेक्ट की गई, वेरिएबल हो गई थी, चेंज हो गई थी, सच एज बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गया, ब्लड प्रेशर चेंज हो गया, और ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो गई। मतलब इन सारी चीज़ों में आपका फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म में और क्या आता है कि एनी डिस्ट्रप्शन डेट चेंज अ कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड स्टिमुलस। मतलब ऐसी चीज़, एनी डिस्ट्रप्शन डेट चेंज अ कंट्रोल कंडीशन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपका एक मतलब नॉर्मली सिस्टम जो है वो एबनॉर्मल हो गया था, अब उस एबनॉर्मल सिस्टम को नॉर्मल लाने के लिए
एक रिसेप्टर जाएगा, फिर रिसेप्टर के बाद आपका जो फीडबैक मैकेनिज्म इफेक्टर आएगा, जिसमें 3 चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, तो उसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है रिसेप्टर जो कि ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाता है, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर यानी खुद ब्रेन होता है, और तीसरा होता है एन इफेक्टर जो कि ब्रेन से मैसेज ला के उस स्पेसिफिक ऑर्गन तक लेके आ जाता है जहाँ पे इशू हो रहा होता है। सही है। फिर आ जाती है ये डायग्राम। इस डायग्राम को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखें, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि सम स्टिमुलस डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस, मतलब कुछ ऐसे स्टिमुलस सिग्नल आए जिन्होंने आके आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब किया, इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब किया। उन्होंने डिस्टर्ब किया, उस डिस्टर्ब करने से क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुई किस चीज़ की, ब्लड प्रेशर की। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। कुछ ऐसे स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। फिर वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके 12 रिसेप्टर्स होते हैं। 12 रिसेप्टर्स इन सर्टेन ब्लड वेसल्स सेंड, मतलब वो मैसेज सेंड करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं 12 रिसेप्टर्स, जो कि काम कर रहे होते हैं आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए। तो वो 12 रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, वो इनपुट देते हैं, यानी कि अपना मैसेज देते हैं ब्रेन को नर्व इम्पल्स के थ्रू। सॉरी, यहाँ पे ये नर्व इम्पल्स है। तो कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन तक वो मैसेज आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा। अब ब्रेन क्या कहेगा, ब्रेन इंटरप्रेट इनपुट एंड सेंड आउटपुट, मतलब वो आउटपुट देगा नर्व इम्पल्स के थ्रू। आउटपुट क्या होगा कि आपका जो हार्ट है, आपकी इफेक्ट आउटपुट में आपका इफेक्टर आ जाता है, उस इफेक्टर में आपकी हार्ट की जो कंडीशन थी वो नॉर्मल आ जाएगी। कैसे नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि 12 रिसेप्टर थे, उन्होंने ब्लड वेसल्स में जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स के जो इंटरनल डायमीटर होता है वो नैरो हो जाता है। फिर वो नैरो हो गया था तो अभी वो डायलेट हो गया, यानी वो जो इंटरनली डायमीटर था ब्लड वेसल्स का, तो वो बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर वो नॉर्मल हो गया। सही है। तो नॉर्मल आने की वजह से ये इफेक्टर ने अपना काम किया, ये फीडबैक आया। तो अ डिक्रीज इन हार्ट रेट डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी आप एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, हार्ट रेट डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर आपकी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपका हार्ट रेट भी डिक्रीज रहेगा। सही है। तो होम्योस्टेसिस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस जो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से हो रहा है। क्योंकि फीडबैक के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये हमने नेगेटिव का एग्जाम्पल पढ़ा, अब आगे जाके हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम में जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, अब ये उसी को डिफाइन करेगा। सबसे पहले आ जाता है रिसेप्टर। अ रिसेप्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर चेंजेस इन अ कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड इनपुट टू द कंट्रोल सेंटर। मतलब रिसेप्टर क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी के अंदर जितनी सारी चेंजेस हो रही हैं उस चेंजेस को डिटेक्ट करके उसको सिर्फ ब्रेन ब्रेन तक सेंड करता है न्यूरॉन सेल के ज़रिए, यानी नर्व नर्व तो हाँ, नर्व कह सकते हैं, नर्व के थ्रू ये जो है ना ब्रेन तक मैसेज सेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, सर्टेन नर्व एंडिंग इन द स्किन सेंस टेम्परेचर एंड कैन डिटेक्ट चेंजेस सच एज ड्रामेटिक ड्रॉप इन द टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर का ही एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये डिटेक्ट करके ब्रेन तक मैसेज देगा कि आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है। फिर आता है कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर क्या कहेगा, इन द बॉडी फॉर एग्जांपल the brain set the range of values within which the control condition should maintain। अब ब्रेन क्या कहेगा, लिमिट सेट करेगा, रेंजेस सेट करेगा कि इसको अब किस तरह कंट्रोल किया जाए, इस कंडीशन को किस तरह मेंटेन किया जाए। तो एवेल्युएट द इनपुट, वो सबसे पहले इनपुट लेगा। इट रिसीव फ्रॉम रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर से इसने इनपुट रिसीव किया, एंड जनरेट आउटपुट, अब उसका आउटपुट देगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कमांड व्हेन दे नीडेड, उसको कमांड देगा आउटपुट के थ्रू कि आप टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, उसको नीचे लेके आना। सो एग्जांपल, स्किन टेम्परेचर, ब्रेन एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, मतलब स्किन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ब्रेन अपना काम करेगा एज अ कंट्रोल सेंटर के तौर पे। तो अब आएगा इफेक्टर। इफेक्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर डेट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, जो कि ब्रेन से अपना
ऑर्डर लेगा, फिर ऑर्डर लेके एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब ब्रेन से ऑर्डर दिया, अब उसको जो उसने ऑर्डर दिया है ब्रेन के, अब ये उसको उस पे अमल करेगा। अमल कैसे करेगा? इफेक्ट द चेंज दैट कंट्रोल कंडीशन, अब उसी कंडीशन पे ये अप्लाई करेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो ये स्किन के अंदर जो डर्मिस लेयर में स्वेट ग्लैंड होते हैं वहाँ से पसीना खारिज करवाएगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो एवरी ऑर्गन और टिश्यू इन द बॉडी कैन बिहेव एज ए इफेक्टर, हर एक ऑर्गन एज ए इफेक्टर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ब्रेन का मैसेज आया है। अब हर एक उसका ही जो है ना हुक्म, उसका ही ऑर्डर जो है ना वो मतलब एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। When your body temperature drops sharply, your brain control center send nerve impulses. जब आपका बॉडी का टेम्परेचर तेजी से नीचे गिर रहा हो, शॉर्पली नीचे से गिर रहा हो, फिर कंट्रोल सेंटर क्या कहेगा? सेंड नर्व इम्पल्सेस, क्या करेगा? नर्व इम्पल्सेस भेजेगा, यानी मैसेज भेजेगा एज अ आउटपुट, आउटपुट के तौर पे टू योर स्केलेटल मसल इफेक्टर। तो ये स्केलेटल मसल्स पे क्यों मैसेज भेजेगा कि जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो मसल्स होते हैं उसके अंदर शिवरिंग पैदा होती है। उस शिवरिंग की वजह से हमें जो है ना जो ठंड लग रही होती है सर्दियों में, तो हम कांपते हैं। उस कांपने की वजह से बॉडी के अंदर जो है ना एक हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होने नहीं देता, बल्कि वो मेंटेन रखता है, इंक्रीज होता है। तो अब आता है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ लोअर कंट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटिरस वॉल फोर्स बेबी हेड और बॉडी इनटू द सर्वेक्स। मतलब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटिरस की। अब यूटिरस क्या है? यूटिरस जो है ना आपके बॉडी के सॉरी फीमेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें बच्चा पैदा होता है, बच्चा मौजूद होता है 9 माह तक। फिर वहाँ से जब डिलीवरी होती है तो बाहर आ जाता है। तो उस यूटिरस को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी, सही है। स्ट्रेचिंग टू द सर्वेक्स, जब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो वो बच्चा कहाँ के आगे? सर्वेक्स पे आगे मतलब टच होगा। सब ये सर्वेक्स पे टच होगा तो वहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होंगे, वो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। वो रिसेप्टर्स एक्टिव होके क्या करेंगे? वो ब्रेन तक मैसेज देंगे। फिर ब्रेन क्या कहेगा? ब्रेन इंटरप्रेट एंड रिलीज मैसेज, मतलब वो फीडबैक देगा। अब फीडबैक क्या देगा? आउटपुट में क्या कहेगा? वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। अब ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसका फंक्शन ये होता है कि वो मज़ीद जो है ना मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाएगा, सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। वो जो हमने पहले पढ़ा ब्लड प्रेशर का, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ आके उसको नीचे करे। तो और पॉजिटिव में ये होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ आके उसको मज़ीद बढ़ाए। जैसे यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही थी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आया, उसको मज़ीद आके बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि मसल्स इन द वॉल यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, ताकि ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? बेबीज़ बॉडी स्ट्रेच सर्वेक्स मोर। तो सर्वेक्स जो वजाइना का सर्वेक्स होता है वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब अटैच हो बेबी का जो हेड होगा, तो ज़्यादा जब अटैच होगा तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो ईज़िली हो पाएगी। फीडबैक मैकेनिज्म आगे कह रहा है इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विस काज रिलीज ऑफ द मोर ऑक्सीटोसिन विच रिजल्ट इन मोर स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विस। फिर ये ज़्यादा सर्विस पे अटैच होगा, ज़्यादा सर्विस पे अटैच होने की वजह से बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? जब आपका ये काम हो जाएगा, डिलीवरी बच्चे की हो जाएगी, तो ऑक्सीटोसिन तो ज़्यादा रिलीज़ हुआ होगा। तो अब जो है ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होने की वजह से फिर ये ब्रेन को मैसेज आएगा कि अभी ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ नहीं करो, क्योंकि जो काम होता वो हो गया है। फिर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, फिर ये ऑक्सीटोसिन को अपनी नॉर्मल रेंज के वापस लेके जाएगा, सही है। तो ये थी आपकी पीपीडी हेमोस्टेसिस की। तो ये अब कंप्लीट हो गई। अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन हो और कोई चीज़ समझ ना आई हो, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।